हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है इंडक्टेंस। ओके, अब इंडक्टेंस क्या है वो समझो। सपोज मेरे पास एक कॉइल है, अब ये कॉइल के साथ मैं कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्ट कर दूं और यहाँ पे करंट पास कराऊं, ठीक है। तो वो करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि ये सोलेनॉइड की तरह वर्क करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो खुद के अंदर से ही पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल ने जनरेट किया है और कॉइल के अंदर से ही पास हो रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब तक कांस्टेंट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही हमने ये करंट है वो चेंज कराया किसी भी तरह, रियोस्टेट कनेक्ट करके रियोस्टेट की वैल्यू चेंज कराई, या बैटरी की वैल्यू, बैटरी जो है वो हमने वेरिएबल ले ली और बैटरी की वैल्यू चेंज कराई, वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। तो करंट चेंज होगा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंड्यूस हुआ था वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, यहाँ पे जो इंड्यूस हुआ था वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है उसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अब फ्लक्स चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो खुद के ही जनरेट होने का कॉज जो है उसको अपोज करेगा। अब ये जनरेट किसकी वजह से हुआ है? चेंज इन करंट की वजह से। चेंज इन करंट सपोज पॉजिटिव है, मतलब करंट अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज कराने की ट्राई करेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीज कराने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ पे किसी कॉइल के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराए तो जो चेंज होने वाला करंट है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है इंडक्शन, और जो डिवाइस है उसको बोलेंगे इंडक्टर, और यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो हुआ है इंडक्टेंस, ठीक है। समझना, इंडक्टर ये डिवाइस का नाम है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस कराने की जो कैपेसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं इंडक्टेंस की हेल्प से। अब यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स n थे, तो n इंटू फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपको मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू I। ये फॉर्मूला था सोलेनॉइड के लिए, आपको याद होगा, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो n इंटू डी फाई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको मिल जाएगा डी आई बाई डी टी, और n इंटू डी फाई बाई डी टी से हमें क्या मिलता है? ईएमएफ। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी उसको हम नाम देने वाले हैं इंडक्टेंस, ये फॉर्मूला की हेल्प से। चलो, n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n फाई डिवाइड बाई I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पर यूनिट करंट टोटल फ्लक्स हम कितना जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेशियो का जो कांस्टेंट मिला उसको हम बोलेंगे इंडक्टेंस। तो n फाई बाई आई इज इक्वल टू हमने क्या नाम दे दिया? सेल्फ इंडक्टेंस है तो L और म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो M। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल
इंडक्टेंस क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इसका यूनिट क्या बनेगा, एल क्या है इंडक्टेंस, और उसका यूनिट क्या बनेगा वेबर पर एम्पियर, क्योंकि फ्लक्स का होता है वेबर। वेबर को दूसरा यूनिट मतलब उसका क्या बना सकते हैं हम, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड बाय एम्पियर आएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पियर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा M1 L2 T-2 A-2, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। देखो ये जो प्रोसीजर थी वो सेल्फ इंडक्टेंस था, मतलब कॉइल का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद के अंदर से ही पास हो रहा है और खुद ही अपने आप ईएमएफ जनरेट कर लेता है, इसीलिए ये प्रोसीजर को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे जो होने वाला है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब क्या हुआ कि एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंजिंग है तो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, अंदर की एक कॉइल है, एक अंदर की कॉइल है जिसकी लेंथ L है और नंबर ऑफ टर्न्स N है, और बाहर की जो कॉइल है उसकी भी लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है, और फर्स्ट कॉइल के लिए N1 थे। फर्स्ट कॉइल की रेडियस थी R1, सेकेंड कॉइल की रेडियस है R2, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मुझे इंडक्टेंस फाइंड करना है तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे इंडक्टेंस फाइंड करना है तो हम मान के चलते हैं कि ये जो सेकेंड कॉइल है उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो लेट करंट I2 इज सेट अप थ्रू कॉइल S2, ओके, S2 में से करंट I2 पास हो रहा है, तो फ्लक्स किसके साथ इंड्यूस होगा, 1 के साथ, मतलब सेकेंड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर रहेगा तो अंदर 1 में से पास होगा, तो 1 में से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पास होगा और अगर ये चेंजिंग है तो सेकेंड कॉइल के इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। सेकेंड की हेल्प से फर्स्ट में इंड्यूस होगा, इसलिए इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ N1 कॉइल 1 के साथ इंड्यूस होने वाला टोटल फ्लक्स इक्वल टू, चलो I2, ओके, और यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो क्या आएगा M, और वो भी कौन सा समझना, इंड्यूस कहाँ पे हो रहा है 1 के पास, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू कॉइल 2, इसलिए यहाँ पे आएगा M12। तो इसका आप नाम क्या रखोगे, इसका नाम बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू, या तो ड्यू टू कॉइल 2। याद रखना जहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हुआ है वहाँ का इंडक्टेंस आएगा, और ड्यू टू जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ फ्लक्स वो सेकेंड कॉइल की वजह से हुआ, क्योंकि सेकेंड कॉइल के अंदर से हमने करंट पास कराया था I2, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप देखो N1 एज इट इज रखते हैं इक्वल टू, चलो N1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N1 मतलब स्मॉल n1 इंटू L, क्योंकि स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
तो कैपिटल एन क्या मिलेगा, स्मॉल एन इंटू एल। चलो फ्लक्स क्या रहेगा, बी इंटू ए, तो B2 इंटू एरिया ऑफ वन। चलो ऐसा क्यों किया, देखो याद रखना यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं N1 ∅1, ये इक्वेशन 1 है जिसमें इतने पार्ट की वैल्यू हम डिराइव कर रहे हैं। तो उसमें भी N1 की जगह पे हमने लिख दिया N1 इंटू एल, ∅1 की जगह पे फ्लक्स किसके साथ लिंक हुआ, 1 के साथ, इसीलिए हमने लिखा है ∅1। बट जब बात आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किसने किया था, 2 ने, और इंड्यूस कितने एरिया में हुआ, तो छोटे एरिया में, मतलब A1। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे N1 इंटू एल एज इट इज, B2 मतलब μ2 N2 I2, A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर। ओके, सबको कंबाइन कर दो, तो μ0 N1 N2 L और I2 और उसके साथ पाई R1 स्क्वायर। चलो ये क्या मिला है हमें, N1 ∅1। चलो तो इक्वेशन 2 में रख दें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख दो ये सब, तो μ0 N1 N2 L I2B और पाई R1 स्क्वायर भी इक्वल टू क्या आएगा, M12 इंटू I2, M12 इंटू I2। चलो I2 कैंसल आउट, तो M12 आपको यहाँ पे मिल गया, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 इज गिवन बाय μ0 N1 N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर। अब देखो ये तो कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि μ0 क्या है समझो, तो हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उसकी परमेबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, ये लेंथ, ये रेडियस, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी वोल्टेज, कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो जो कंस्ट्रक्शन बना है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर डायमेंशन में कहीं पे चेंज आता है, मीडियम में चेंज आता है, तो ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो M12 है, तो उसी तरह अगर M21 निकाले तो चलो M21 क्या मिल सकता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 इज गिवन बाय, चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है, कॉइल 2 का, तो फ्लक्स किसका आएगा, कॉइल 2 का, तो यहाँ पे आना चाहिए N2 ∅2। किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, कॉइल 1 की वजह से, मतलब इस बार करंट किस में पास हुआ होगा, कॉइल 1 में। तो ऐसा कुछ आएगा। चलो तो यहाँ पे N2 इंटू एल लिख सकता हूँ, और फ्लक्स ∅2 की जगह पे फ्लक्स किसके साथ लिंक हुआ, समझो अभी करंट अंदर की कॉइल में से पास हो रहा है, तो लिंक किसके साथ हुआ है, कॉइल 2 के साथ, बट जनरेट किसने किया, इस बार कॉइल 1 ने किया। अब एरिया कौन सा लेना, इतना बड़ा एरिया तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस बार करंट पास हो रहा है अंदर की कॉइल से। अब हमने इतना तो पता लगाया है सोलेनॉइड की हेल्प से कि सोलेनॉइड वाली थियरी में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के अंदर आपको मिलता है, बाहर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये छोटा वाला एरिया ही लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे एरिया लिया गया है A1। अदरवाइज आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जब हम N1 ∅1 फाइंड करते थे तब B2 A1 लिया, मतलब एरिया कौन सा लिया, A1। तो यहाँ पे B1 के साथ A2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो फिर बाहर की ओर फ्लक्स आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, पहले क्या था,
तो पहले जो फ्लक्स जनरेट हुआ था वो यहाँ पे पूरे एरिया में हो रहा था, बट तब बात हो रही थी फ्लक्स इंड्यूस्ड इन स्मॉलर लूप, तो फिर हमें इतना एरिया लेना पड़ा था अंदर का। मतलब क्या हुआ कि दोनों केस में जो स्मॉलर एरिया है वही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे A1 आएगा और पहले केस में भी A1 आएगा और यहाँ पे नीचे I1। चलो N2 इंटू एल एज इट इज़, B1 की जगह पे म्यू नॉट N1 I1, एरिया की जगह पे पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई I1 कैंसिल आउट, और जो बचा वो आपको मिल गया M21। चलो M21 क्या मिलेगा, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 आप बोल सकते हो कि M12 इज इक्वल टू M21 और उसको हम सिर्फ M नाम दे दे तो भी चलेगा, क्योंकि M12 और M21 का फॉर्मूला हमें यहाँ पे सेम मिलता है। ठीक है, चलो तो अभी EMF के बारे में क्या करें हम। अब EMF जो इंड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे। तो अगर सपोज करंट पास हो रहा है कॉइल 2 में से, ओके, इफ I2 इज पासिंग थ्रू कॉइल 2 तो फिर कॉइल 2 की वजह से कॉइल 1 में कोई ना कोई फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे N1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू I2। यहाँ पे देखो M12 या M21 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले प्रूव कर लिया है M12 इज इक्वल टू M21। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। N1 कांस्टेंट है तो d∅1 बाई डी टी इज इक्वल टू M कांस्टेंट है तो di2 बाई डी टी। N1 इंटू d∅1 बाई डी टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, EMF। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन का होना ज़रूरी, तो दोनों तरफ मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। माइनस N1 d∅1 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस M di2 बाई डी टी। तो फिर यहाँ पे EMF मिल जाएगा माइनस M di2 बाई डी टी। और अगर कॉइल 1 में से करंट पास हो रहा होता तो माइनस M इंटू di1 बाई डी टी आता। ठीक है, तो ये हो गया EMF का फॉर्मूला। और यहाँ से M का यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे बनेगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसका वोल्ट, यहाँ पे टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर। ओके, तो यहाँ तक सब क्लियर होगा। अभी बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, दोनों टॉपिक सेम जैसे ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस होता था, और सेल्फ इंडक्टेंस में खुद की ही कॉइल के अंदर से करंट पास होगा और उसी कॉइल में EMF प्रोड्यूस होगा जो चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस में आप यही डायग्राम कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आपको पूरा वर्ड टू वर्ड अच्छे से टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, और मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन करा देता हूँ। तो यहाँ पे N इंटू 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आएगा। चलो ठीक है, और अगर मैं इक्वल टू साइन हटा दूँ तो कांस्टेंट लगा दूंगा सेल्फ इंडक्टेंस का, तो यहाँ पे L इंटू I बनेगा, और L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ में अगर डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो N इंटू डी∅ बाई डी टी इज इक्वल टू L इंटू di बाई डी टी मिलेगा। दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगा दूँ
तो n इंटू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये बन गया EMF इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर में 3 डिवाइस पढ़ने वाले हो, LRC, इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पे जो है वो इंडक्टर है। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस R, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बनेगा Q बाई C, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बनेगा माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें ये 3 डिवाइस है, उसी का यूज़ होगा AC सर्किट के लिए। ठीक है, चलो। तो आपको यहाँ पे मिल गया EMF प्रोड्यूस्ड इन इंडक्टर, ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस L है, EMF मिल रहा है माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। चलो अभी इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करें। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला है L इक्वल टू एन फाई डिवाइड बाई आई। फाई की जगह पे B इंटू ए, ओके। और B की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो N की जगह पे पता है स्मॉल n इंटू एल, B की जगह पे म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, और एरिया है पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय करंट I। करंट यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और आपको जो सेल्फ इंडक्टेंस का आंसर मिलेगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक L रह गया है तो यहाँ पे L भी आएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। अगर मैं n की जगह पे कैपिटल N डिवाइड बाई L लिखूँ तो ये बनेगा कैपिटल N डिवाइड बाई L स्क्वायर इंटू यहाँ पे L और पाई आर स्क्वायर को फिर से A कर दूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A डिवाइड बाई L। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए और टोटल लेंथ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने ये प्रूव किया, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। अभी बात करेंगे एनर्जी की। ओके, तो एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे EMF E इंड्यूस कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, पावर का फॉर्मूला है उसका यूज़ करो। तो पावर का जो फॉर्मूला है उसी का यूज़ करो। पावर इक्वल टू आप मोड ऑफ EMF इंटू आई कर सकते हो, P इज इक्वल टू dW बाई dt कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे EMF हमें क्या मिला था? L इंटू डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे I तो है ही, दोनों तरफ dt कैंसल, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू L कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन बनेगा I di। अगर मैं करंट ले लूँ 0 से लेके I तक, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन इक्वल टू क्या बनेगा? L इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाई 2 0 टू I। एक बार I की जगह पे I रखना है, एक बार I की जगह पे 0, आपको आंसर मिलेगा हाफ LI स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर में मिलता था हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्क डन मिल गया, और ये वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हैंस आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर is given by UB is equal to half LI square।
ठीक है। एक और टॉपिक है यहाँ पे, अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों यहाँ पे हो रहा है, सपोज आपके पास एक कॉइल है, उसके अंदर बीजी दूसरी कॉइल है एक, ओके दोनों कॉइल है, तो यहाँ पे सपोज ये एक्सिस है, तो यहाँ पे सपोज आप इसमें से करंट पास करा रहे हो आई, ठीक है, या तो अंदर की कॉइल यहाँ से ही रखो, तो यहाँ पे सपोज आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा वो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा, और अंदर से भी यहाँ पे करंट पास हो रहा है I2, अंदर की कॉइल में से करंट पास हो रहा है I2, तो यहाँ पे दूसरा एक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, वो किसकी वजह से, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। मतलब ऐसे अगर केसेस है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों हैं, तो फिर N1 इज इक्वल टू एक बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 1 इंटू I1 प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2 इंटू I2। ओके, मतलब यहाँ पे सेल्फ प्लस म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। M11 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 1, तो वो तो L1 हो गया ना, तो ये L1 हो गया I1 प्लस यहाँ पे M12 और ये I2, यहाँ पे हो गया N इंटू phi1, दोनों तरफ में डिफ्रेंशिएशन कर दो तो N इंटू डी phi1 बाई डी टी इज इक्वल टू L1 इंटू डी I1 बाई डी टी प्लस M12 इंटू डी I2 बाई डी टी। इसका अगर मैं नेगेटिव करूँ तो मुझे मिल जाएगा EMF, तो EMF का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस L1 इंटू डी I1 बाई डी टी माइनस M12 इंटू डी I2 बाई डी टी। चलो ठीक है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे हमने फिनिश किया सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।